साल 1959। मुंबई में एक सितारे का जन्म होता है। पिता सुनील दत्त, माँ नरगिस, दोनों इंडस्ट्री के पकवान। लेकिन किस्मत ने हाथ में एक ऐसा बच्चा दे दिया जो बाद में बंदूक लेके पैदा हुआ। एक दिन खेल खेल में उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली चली। नौकरानी खून से लथपथ। इससे पहले कि मामला मीडिया में उठता, मामला दबा दिया गया। लेकिन किस्मत का फैसला हो चुका था। ये बच्चा आगे चलकर बारूद, खून और बंदूकों के साथ खेलेगा। और वही हुआ। इस पर मुकदमा चला और ये जेल भी गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज की कहानी है पर्दे पर मुन्ना भाई और असल ज़िंदगी में ड्रग्स, हथियार, अंडरवर्ल्ड और खून खराबे का बादशाह संजय दत्त। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज बॉलीवुड के ऐसे स्टार की जिसको कुछ लोग बॉलीवुड का डॉन कहते हैं, तो कुछ लोग बॉलीवुड का गैंगस्टर कहते हैं, तो कुछ लोग उसे बादशाह कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं उसका ओवर हाइप किया गया उसका। ऐसा कुछ नहीं है। आज हम बात करेंगे संजय दत्त के जीवन के बारे में। संजय दत्त कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी और कैसे वो फिल्मों में आए और कैसे वो क्राइम की दुनिया में कदम रखा और काफ़ी उसके बाद कैसे जेल से बाहर आए, कैसे उन्होंने रिफॉर्मेशन किया और कैसे नॉर्मल लाइफ में आए। आज उसी के बारे में बात करेंगे। यूथ को कैसे उन्होंने अफेक्ट किया, उनकी फिल्मों ने कैसे अफेक्ट किया, वो रियल लाइफ से कैसे अफेक्ट हुआ, रियल लाइफ उनकी कैसी थी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसके हमारे साथ बने रहिए। अब संजय दत्त बड़े हो रहे थे। संजय दत्त को सनावर स्कूल में भेजा जाता है और वहाँ सोचते हैं कि फादर को ये उम्मीद होती है कि मदर को उम्मीद होती है कि सुधर के वहाँ से आएगा। लेकिन संजय पूरे दिन शराब के नशे में टूल रहने की उनको आदत पड़ चुकी थी। वो क्लास में भी शराब की बोतल लेके चले जाते थे। दिन भर वो अपने जो छठे उसके जो दोस्त थे उनके साथ बैठ के गांजा पीते थे, चरस पीते थे। और क्लासरूम में जो संजय बैठता था कभी आता ही नहीं था, अगर जब आता भी था तो नशे में धुत आता था। पूरे दिन उसके दिमाग में नशे की बात चलती रहती थी, यहाँ से नशा मिल जाए, वहाँ से नशा मिल जाए। उसकी आंखें पूरे दिन लाल रहती थी, जुबान लड़खड़ाती रहती थी। तो उसके टीचर्स को भी बड़ा लगता था कि किस तरह का बच्चा हमारे आ गया, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। इसकी वजह से हमारे स्कूल के और भी बच्चे खराब हो रहे हैं। एक मासूम बच्चा भटका हुआ शैतान बनता जा रहा था। इवन एक स्टोरी बताते हैं कि 9 साल की उम्र में संजय जब अपने घर आया हुआ था तो सुनील दत्त के दोस्त जो उसके घर आते थे मिलने के लिए वो अक्सर सिगरेट पीते थे। ऐसे कहते हैं कि जो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले फैमिली से पड़ता है। वो जब सिगरेट पीते थे तो सिगरेट पीने के बाद एस्ट्रे में सिगरेट छोड़ देते थे। तो संजय का बड़ा मन करता था मैं भी सिगरेट को एक बार उसको देख के ग्लैमर देख के लगता था कि मैं एक बार इस सिगरेट को टेस्ट करूँ। एक दिन संजय को मौका ले जाता है तो उठा के वो एस्ट्रे में सब सिगरेट पी लेते हैं। धीरे धीरे संजय को आदत लग जाती है और डेली वो सिगरेट पीनी शुरू कर देते हैं। सोचिए कि 9 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा है। उसके बाद संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को ये पता चलता है तो उसको काफ़ी धमकाते हैं। ऐसे एपिसोड नरगिस जी के भी साथ हुए। नरगिस जी जब देखती थी कि संजय पूरे दिन रूम में घुसा रहता है तो पता नहीं उनको नौकरानी से पूछती क्या बात है, अंदर से हमेशा अगरबत्ती की स्मेल आती रहती। जब संजय दत्त बाहर आते तो ऐसा लगता है कि यार धूप बत्ती को बोले कि इतना संजय जब से स्कूल से आया बोर्डिंग से तब से पूरे दिन अंदर रहता है और धूप बत्ती को जलाता है। तो बाद में पता चला कि संजय वहाँ बैठ के गांजा पीता था बैठ के, और उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए वो अगरबत्ती जलाता था। नरगिस जी को काफ़ी पहले पता चल चुका था कि संजय दत्त ड्रग्स ले रहा है, लेकिन वो ये बात छुपाती रही इस डर से कि बच्चा इकलौता है, इकलौता लड़का होने की वजह से बात को छुपाती रही। कहीं उसके फादर को पता चला तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा और वो उसको अलग कर देंगे। लेकिन बच्चे पे रोक नहीं लग पा रही थी। तो फादर ने सोचा कि क्यों ना इसको हम अलग दुनिया से अलग इसको काम धंधे में लगा दें ताकि ये थोड़ा सा ग्रूम हो जाएगा। तो हम इसको फिल्म इंडस्ट्री में उतारते हैं, कुछ डायरेक्टर करने के लिए कुछ फिल्म में कुछ रोल दे देते हैं जिससे कि ये मसरूफ़ रहेगा और ये गलत काम नहीं करेगा। इसलिए सुनील दत्त ने पहुँच का इस्तेमाल करके एक फ़िल्म बनाई रॉकी। रॉकी में इसका बहुत बड़ा लॉन्च किया गया संजय दत्त का। और रॉकी से पहले संजय दत्त की माँ की बड़ी जो नरगिस जी की एक इच्छा थी कि मैं उसको बड़े पर्दे पर देखूं और संजय दत्त बहुत नाम करे। रॉकी की फिल्म का जब प्रीमियर हुआ उससे 5 दिन पहले नरगिस जी की डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस फिल्म को इसी डेट पर रिलीज करवाऊंगा। तो संजय दत्त और सुनील दत्त ने जो थिएटर में बैठ के फिल्म रिलीज़ हुई तो उनको काफ़ी अप्रेज किया गया इस रोल के लिए। लेकिन जब वो बैठे तो उनकी मदर साथ में नहीं थी।
सीट एक बीच में सीट खाली रखी थी, वो नरगिस जी के लिए सीट खाली रखी थी। जब संजय बाहर आया उसको काफ़ी अप्रिशिएशन मिला, लेकिन अब उसके पास माँ नहीं थी जो उसको अप्रिशिएट करने के लिए थी। संजय पूरी तरह से अब टूट चुका था। फिल्म तो बहुत चली, लेकिन उनका दिल अंदर से मर चुका था। शराब, नशा और दिन भर पार्टियां अब उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। अब धीरे धीरे संजय कोकीन, हेरोइन, एलएसडी, जो भी नाम हो जिस भी ड्रग का, ऐसी कोई ड्रग नहीं थी जो संजय नहीं लेता था। एक दिन एलएसडी के नशे में वो पिता के ऊपर टूट पड़ा। उसको लगा कि पिता उसके दुश्मन है, पिता उस पर अटैक कर रहे हैं। तो संजय दत्त उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये मेरे ऊपर। तो सुनील दत्त को लगता है पागल वागल तो नहीं हो गया। तो सुनील दत्त, एक किस्सा ये है कि सुनील दत्त उसको साइड में कर देते हैं और नौकरों से कह के उसको हटवाते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा ही नशे में चला गया, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन ये बताते हैं कि इवन संजय ने जो है नशे की हालत में अपनी बहन जो प्रिया दत्त थी उनके ऊपर भी उनको कहा, उनको समझ लिया कि उनको नशे में दिख रहा था कि ये गोरखा है। गोरखा, वो बोलते हैं गोरखा जाओ मेरे लिए चरस लेके आओ। प्रिया डर गई, बोली कि साहब, अब उसने सोचा कि अगर मैं अभी इस हालत में ऐसा कुछ बोलूँगी, उसके अगर बताऊँगी कि मैं ये नहीं हूँ तो ये मानेगा नहीं। तो बोली कि साहब चरस तो नहीं, मैं बीड़ी लेके आती हूँ आपके लिए। उसको अब एक संजय को घर पे एक पागल खाना सा लगने लगा था। पिता बेबस हो चुके थे और बेटा ऐसा लग रहा है जैसे मौत की तरफ आगे बढ़ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपको जो भी एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे कर लो शायद इसका नशा छूट जाए, तो पिता को भी, सुनील दत्त को भी कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि संजय दत्त को कुछ दिन के लिए अमेरिका भेज दो, यहाँ के माहौल से हट जाएगा तो ये नशा करना बंद कर देगा। सुनील दत्त भी ऐसे करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं थी। संजय को वो एक तरह से रिहैब में भेज देते हैं। वहाँ पे संजय झाड़ू लगाता है, बर्तन धोता है, जूठन भी साफ करता है। और रिहैब ने उसको काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। उसे माँ की रिकॉर्डिंग सुनाई गई, संजू बेटा समझ के रहना, संजू बेटा ऐसा करना। उसने कसम खाई कभी ड्रग्स नहीं लूँगा। लेकिन फिर भी वापस जो संजय ने अगर मन का नियम बना लिया था, जब वो अमेरिका से वापस लौटा फिर से वापस वो ड्रग्स में वापस उसके चीज़ों में लौट गया। परिवार वालों लगता था अमेरिका जाने के बाद वो सुधर गया, लेकिन अमेरिका आने के बाद, वापस आने के बाद और भी ज़्यादा ड्रग में डूब गया वो। माँ से बिखर जाने के बाद संजय की लाइफ में एक लड़की आई, ऋचा शर्मा, उससे शादी हुई, उनकी बेटी हुई त्रिशाला। लेकिन ब्रेन ट्यूमर की वजह से पत्नी की भी डेथ हो गई और संजय अब टूट चुका था। संजय अब पूरे दिन नशे में पड़ा रहता था और पूरे दिन नशे में धुत रहने के बाद बार और पार्टियों में उसका जीवन निकलने लगा। इन्हीं पार्टीज में उसका, यही मैं आपका अब बताऊंगा कि कैसे संजय क्राइम की दुनिया में आया। जब नशा करता है आदमी तो उसकी गलत संगत उसकी पड़ जाती है, यहीं से उसकी जो संजय की जो कहानी है वो गलत दिशा में जाती है और उसकी कुछ जान पहचान बाहर के लोगों में बन जाती है जो लोग गलत साइड पे चलते थे। यहीं उसकी पहचान दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम जैसे गैंगस्टर से होती है और यही लोग उसे बाद में मुंबई ब्लास्ट से जोड़ते हैं। अब 6 दिसंबर 1992 की बात है। बाबरी जो मस्जिद थी वो गिरने के बाद देश में हिंसा शुरू हो चुकी थी। कई शहर थे, कई जो शहर थे वहाँ पे दंगे शुरू हो गए थे और एक तरह से सामुदायिक जो थे माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मुंबई भी दंगों की आग में झुलस चुका था। 12 मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होते हैं। 257 लोगों की उसमें मौत होती है और सैकड़ों लोग उसमें घायल हो जाते हैं। ये आग किसने लगाई, ये बड़ा सवाल था। अब जांच शुरू होती है और कुछ नाम सामने आते हैं जिनमें से कुछ नाम ऐसे थे जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। अब जांच के दौरान एक बड़ा ही एक जो ऑफिशियल था उसने ये सब चीज़ें देखी कि इसमें कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा भी इन्वॉल्व है। उसने क्या करा, जब जैसे जांच शुरू हुई इन दंगों के बाद जो ब्लास्ट हुए, तो एक ऑफिसर था, उसका नाम था एसीपी राकेश मारिया। राकेश मारिया ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो इनके कुछ मुखबिर होते हैं। एक मुखबिर राकेश को बोलता है कि उसे एक खबर मिली है कि 2 लोग हैं, हनीफ और समीर, ये लोग इन्वॉल्व हैं इस सब में, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है। तो उसको लगता है कि कौन बड़ा आदमी है, जाके मिलता हूँ मैं। तो वो हनीफ और समीर के पास जैसे कैसे करके मिल के आता है। तो हनीफ और समीर उसको कहते हैं कि साहब बड़े बड़े लोगों पे छोटे छोटे जो आप इस तरह से हाथ मारते हैं, जो आप क्राइम करते हैं, क्या आप बड़े लोग के खिलाफ भी एक्शन लेंगे? वो कहते हैं हाँ बताओ, मैं लूँगा एक्शन, क्यों नहीं लूँगा। कह रहे कि आपको पता है कि इस ब्लास्ट के पीछे एक आदमी का और ऐसा भी इन्वॉल्व था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बोले कौन है वो?
तो वो बताते हैं कि वो संजू है, जिसके संजू संजू को आपको पता नहीं संजू कौन है? तो कह रहे हैं हाँ, मुंबई का संजू। तो बोलते हैं मुंबई का संजू, मुंबई का संजू कौन है? तो बोलते संजय दत्त। संजय दत्त सुनते उसकी पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती थी कि इतना बड़ा हीरो का रोल हो सकता है। अब वो खबर को कंफर्म करने के लिए पूछता है, सारी कहानी पूछता है, तो वो बताते हैं कि जो मजूर अहमद था एक आदमी, उसकी गाड़ी में रख के हथियार ये संजय दत्त के घर में पहुँचाए जाते हैं। उसमें AK-46 थी और करीब 200 के करीब कारतूस थे, और भी हथियार थे जो संजय के घर पे पहुँचाए गए थे इन दंगों और 1993 के ब्लास्ट के दौरान। उसने खबर पक्की करने के लिए चीज़ों को कंफर्म किया, तो उसने पाया कि ये बात सही है। अब इसी दौरान 14 अप्रैल 1993 को एक क्राइम जर्नलिस्ट थे, बड़े फेमस थे, बलजीत परमार। उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च की। जब उसने रिसर्च करी तो उसने देखा कि संजय दत्त के पास AK-56 जो थी राइफल थी। ये खबर उस समय की जो बहुत बड़ी खबर थी। संजय उस टाइम मज़े से आराम से मॉरिशस में शूटिंग कर रहे थे। खबर सुनते ही एक राष्ट्रीय स्तर की खबर बन चुकी थी, और दंगों के दौरान जब जब ये खबर उसको भी लगती है, संजय दत्त को भी लगती है, तो वो सोचते हैं कि अब कैसे निकलूँ मैं इससे बाहर। उसने किया तो ये था, उसको सब पता था। तो अपने दोस्त होते हैं यूनुस, उसको फ़ोन करते हैं कि यूनुस तू ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे हथियार छुपा रखे हैं, तू जाके उनको डिस्पोज ऑफ कर दे। यूनुस अब जाता है उसके घर पे, और एक और दोस्त होता है, उस साथ मिलके हथियारों को वो जलाने की कोशिश करता है, और उनको कुछ हथियार को वो गैस कटर से काट देता है, और बाकी हथियारों को वो जाके समंदर में डाल देता है। और जो बाकी कारतूस बचते हैं वो एक बिल्डिंग के पास जाके उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। अब संजय को लगने लगा था कि मैं तो पूरी तरह बच चुका हूँ, और यूनुस को भी लगने लगा था कि मैं पूरी तरह बच जाऊँगा, क्योंकि अगर हथियार ही नहीं मिलेगा, अगर कुछ अवेलेबल ही नहीं होगा, तो पकड़ा कैसे जाएगा। और पुलिस को लेकिन पूरा पक्का पता था कि इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस से उसकी बात होती है, जो ये इंस्पेक्टर होते हैं राकेश मारिया, इनसे संजय की बात होती है। वो संजय को बोलते हैं कि संजय उनसे पूछते हैं कि सर मेरा कोई ऐसा तो नहीं है, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लूँगा। तो बोलते कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से शूटिंग करो, आराम से आ जाना, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, और तुम आके आराम से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ला, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन पुलिस वालों की ये साजिश थी कि ताकि पुलिस वाले इसको पकड़ पाए संजय को। जब संजय दत्त जैसे उतरते हैं मुंबई में, वैसे पुलिस वाले इसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब जब जांच होती है, तो जांच के दौरान पता चलता है कि दंगों में एक सुनील दत्त के ने कुछ राहत शिविर चलाए थे, और उन पर एक आरोप लगा था उन्होंने कुछ समुदाय विशेष के लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाई थी। परिवार को धमकियां मिल रही थी, और घर वालों को जान के खतरे की वजह से संजय दत्त ने इस तरह का कदम उठाया था कि उनकी सुरक्षा के लिए उसने इस तरह के ये जो है वेपन थे उसने लिए थे। जब 27 उससे पूछताछ करी, पहले तो उसने कहानी कुछ और बताई। तो ये थे ACP मारिया, ये इसको पकड़ते हैं और इससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पहले तो इसको ये बरगलाता था कि बोलता है मैं शिकार के लिए करता हूँ, मेरे पास लाइसेंस की बंदूक है, मैं ऐसे करता हूँ, मैंने अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ली थी, मेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं था। काफ़ी चीज़ें घुमाता है। इसको लगता है कि पुलिस वाले से खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, बहुत बड़ा स्टार है। लेकिन जैसे ही ACP मारिया दूसरे मूड में आता है और संजय को पकड़ के एक थप्पड़ लगाता है उसके कान पे, तो उसकी सारी गुंडागर्दी बाहर आ जाती है। इसके बाद संजय टूट जाता है, और उसके बाद सारा कुछ बक देता है कि कैसे कैसे उसने क्या क्या किया था। वो बताता है कि 16 जनवरी 1993 की रात थी, एक मारुति वैन उसके घर पे आई। उस वैन में बहुत सारे बक्से थे, उस बक्से में AK-56 राइफल थी, हैंड ग्रेनेड थे, 9mm की पिस्टल थी, और बहुत सारी गोलियां थी। समीर हिंगोरा और हनीफ खाड़ावाला साथ में थे। उनके साथ था अबू सलीम, जो बाद में अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन बना था। इसके बारे में हम बात करेंगे, अबू सलीम कैसे इतना बड़ा डॉन बना, कैसे उसको पुलिस चाहती तो उसी समय अरेस्ट कर लेती, लेकिन उनकी कुछ गलती के कारण अबू सलीम देश से फरार हो गया, और आज के समय में इतना बड़ा बन डोम के आया, और काफ़ी समय बाद ये पुर्तगाल से पकड़ा गया, और अब जाके ये पुलिस की गिरफ्त में आया है। अब जब संजय कहता है कि मैंने कुछ हथियार देखे AK-56 वगैरह, मैंने उनको अपने पास रख लिया, और बाकी हथियार मैंने कहा कि ये रहने दो मेरे पास, मैंने उनको वापस भेज दिया। उनको संजय दत्त का कहना था कि मैंने ये सब चीज़ें सुरक्षा के उस पर ली थी, कि मेरे फादर की कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसी है कि कुछ उनको धमकियाँ मिल रही थी। वो पुलिस के पास भी गया था, लेकिन पुलिस वाले उसको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो संजय दत्त कहता है कि मैंने इसी वजह से अपने पास वो हथियार रख लिए कि अगर कोई मान लो अटैक करता है हमारे ऊपर, तो मैंने
अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के तौर पे AK-46 अपने पास रख ले। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक आदमी जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंसिंग इतनी सारी बंदूक है, इतनी सारी जिसके पास पिस्टल है, इतने सारे हथियार है, वो AK-46 क्यों लेगा, और लेगा अभी तो वो छुपाएगा क्यों पुलिस वालों से। तो ये कहानी बड़ी अजीब लग रही थी पुलिस वालों को, उनको कहानी देख के। अब संजय बुरी तरह फंस चुका था। हर जगह हेडलाइन में एक ही बात चल रही थी कि संजय का इस इन्वॉल्वमेंट में, इस दंगे में और इस 1993 के ब्लास्ट में बहुत बड़ा हाथ है। दाऊद इब्राहिम के साथ उसके डायरेक्ट लिंक निकल रहे थे। अब बजील परमार की रिपोर्ट आ चुकी थी। उनके जो पिता कह रहे थे कि भाई मेरे बेटी को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको झूठा फंसाया जा रहा है। जैसे ही संजय की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है और उसको पूछा जाता है, क्राइम ब्रांच का अफसर होता है कि, तो संजय से बातचीत करी जाती है कि भाई तुम और भी बताओ, इसके बारे में फैक्ट बताओ, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। संजय बताता है कि भरूच से जो है वो मुंबई तक हथियार आए थे, उसके बाद अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उसके यहाँ ही सप्लाई करे थे। एक था बाबा मूसा चौहान, मजूर असद जिसके बारे में मैंने बात करी थी, और अबू सलीम, ये सारे इसमें नाम सामने आए थे। कुछ लोगों ने बताया कि हथियार जो थे संजय के बंगले पे रखे गए थे, लेकिन कुछ ने कहा कि कुछ किसी में हथियार वापस कर दिए गए थे। अब इसके ऊपर दो थ्योरी निकल के आई थी, क्योंकि हथियारों का रिकवरी नहीं हुई थी। संजय को लगा था मैं बच जाऊंगा, वो वकीलों से ऑलरेडी सलाह करके आया हुआ था और वो बयान भी उसी तरह के दे रहा था। ये अबू सलीम बाद में दुबई में बैठ के बड़ा खिलाड़ी बन गया था और इसने एक बड़ा रैकेट बना दिया था बाद में हथियारों का और ड्रग्स का। अब संजय को लगा कि मेरी बहुत बड़ी पहुंच है, और जैसे जैसे सुनील दत्त भी इधर भाग रहे थे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का काफ़ी यूज़ किया और इधर उधर से कोशिश करी कि संजय के ऊपर बड़ा केस ना लगे, संजय कैसे करके इसमें निकल जाए, और एज ए उसको विक्टिम दिखा के या सेल्फ प्रोटेक्शन में दिखा के संजय बाहर आ जाएगा। उसने इस मुद्दे में जाके एक उस समय के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, उस समय एक बड़े नेता थे, अब बाद में प्रधानमंत्री रहे, उनसे मुलाकात करी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर इतना मीडिया हाईलाइटेड मैटर है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सुनील दत्त ने इनको बचाने के लिए हर तरह कोशिश करी, लेकिन संजय के ऊपर अब टाडा लग चुकी थी। टाडा एक तरह से, टाडा का मतलब था टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जो थी, जो आप अगर टेररिस्ट से रिलेटेड कोई भी एक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास इस तरह के प्रोविज़न होते हैं कि पुलिस के पास, कि अगर बयान भी ले लिया, अगर सामने वाले के बयान में उसने मैंने खुद कह दिया कि मैंने ये अपराध किया है, तो उस बयान को ही माना जाएगा कि एज ए एविडेंटरी वैल्यू माना जाएगा। तो सोचिए कितना खतरनाक था। संजय के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो इस तरह के बयान दे, कि वो संजय का ये कहना था कि उस पर दबाव बना के ये बयान लिए गए हैं कि उसके पास से राइफल वगैरह रिकवर हुई थी। संजय के अंदर काफ़ी सारी जो वो ड्रग्स लेता था उसकी वजह से उसके अंदर टेंडेंसी आ चुकी थी, डिप्रेशन में था और ऑलरेडी वो कस्टडी में जा चुका था। तो संजय को एक अलग से सोलिटर कन्फाइनमेंट होती है, अलग से उसको कैदी रूम में रखा जाता है। तो लंबे समय तक उसकी रिमांड ली गई और वहाँ पे रखा गया। तो लगभग लगता था कि ये खुदकुशी ना कर ले। संजय मारिया ने बताया कि उस समय जो राकेश मारिया थे उन्होंने बताया कि संजय पागलों की तरह बिहेव करने लगा था। वो लगातार पूरे दिन रोता रहता था और उसको बहुत डर लगता था। वो खुद से ही बातें करने लगा था। करीब 16 महीने तक संजय कस्टडी में रहा। एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। बॉलीवुड का पूरा सिस्टम संजय को मदद करने के लिए पहुंच गया। जैसे कि देखते हैं कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, एक आदमी गलत हो या सही हो, सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। पूरा का पूरा बॉलीवुड गैंग जो था वो संजय के लिए खड़ा हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे ये लोग कभी संजय के नाम पे जो दाऊद इब्राहिम वगैरह जो अदर भी जो गैंगस्टर थे उनसे अपनी मदद लेते थे अपनी फिल्म वगैरह में, इसलिए इसका समर्थन कर रहे थे। संजय के समर्थक में बॉलीवुड के बहुत सारे हीरो ने एक पूरा पूरा अभियान शुरू कर दिया और एक पोस्टर लगा के खड़े हो गए रास्ते में और सब जगह इसकी बात चलने लगी। उसमें लिखा था संजू वी आर विद यू। ऊपर से इन्होंने राजनीतिक इन्होंने दबाव बनाया। पब्लिक जो थी इनके अगेंस्ट में थी। मामला मीडिया में बहुत गर्म हो रहा था। इन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि पब्लिक के सेंटीमेंट इनके फेवर में आ जाए ताकि ये अफेक्ट करिए कैसे न कैसे बेल ले लें। जब ऐसा बताते हैं कि सुनील दत्त को जब लगा कि कोई काम नहीं बन रहा तो ये इनको किसी ने सजेस्ट किया कि बाला साहब ठाकरे के पास जाओ। बाला साहब ठाकरे उस टाइम के बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे थे। अगर उनकी बात अगर कोई बोल देता था, अगर वो
बाला साहब ठाकरे की बात को कोई टाल नहीं पाता था, उनको पता था। अब सुनील दत्त का काफ़ी जो था, जो उनका पॉलिटिकल करियर था, काफ़ी क्लियर और साफ था। तो उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए फैसला किया कि बाला साहब ठाकरे के पास जाएंगे। बाला साहब ठाकरे के पास जाते हैं और संजय को बोलते हैं कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे इकलौता लड़का है, आप उसको कैसे कर बचाइए। ऐसा बताते हैं कि संजय की जो बेल थी 16 महीने बाद 1995 में बाला साहब ने उसको ये बेल दिलवाई थी। उन्होंने अपने कुछ लिंक का इस्तेमाल किया, कुछ इस तरह के काम करे जिससे संजय को बेल मिलने में आसानी हो गई। लेकिन यहाँ पे मामला पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। ये केस चलता रहा, काफ़ी लंबा चला, और 2006 की बात है, कोर्ट में संजय के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, जो टाटा केसेस चल रहे थे, टाटा का उसके ऊपर केस चले थे, जब चार्ज फ्रेम हुए तो कोर्ट ने कहा कि ये कोई संजय कोई आतंकवादी नहीं है। उसके ऊपर से टाटा हटा दी गई और आर्म्स एक्ट का सिंपल केस लगाया गया। ये कहा गया कि संजय दत्त ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये सब वेपन्स रखे हुए थे, और ये जो वेपन्स हैं इनको इसलिए रखा गया था कि ताकि संजय दत्त अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। और आर्म्स एक्ट के तहत उसको 6 साल की सज़ा दे दी गई। 6 साल की सज़ा होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट इस सज़ा को हटा देगा। इस सज़ा के ऊपर भी विवाद चला, क्योंकि संजय के ऊपर बताते हैं कि जब 2 साल के बीच उस सज़ा काटी उसने, 2 साल में ये कम से कम 10 से 15 बार ये फरलो पे बाहर आए। कभी बच्ची के जन्मदिन के नाम पे, तो कभी इलाज के नाम पे, कभी गुड कंडक्ट के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक आदमी सिस्टम में गया तो उसने किस तरह से सिस्टम का मिसयूज़ किया। कुछ लोग बताते हैं कि इवन उसको अंदर भी, संजय दत्त को अंदर भी, जो जेल के अंदर लग्जरी लाइफ मिल रही थी, जेल को एज ए होटल यूज़ कर रहा था। एक सीन ये भी बताते हैं कि संजय दत्त ने सब कुछ कन्फेस कर लिया था। जो इंस्पेक्टर मैंने आपको बताया था, जो राकेश मारिया थे, उनके पास जब संजय दत्त कस्टडी में था तो उसके पिता जाते, सुनील दत्त जाते हैं, तो बोलते हैं मेरा बच्चा बेगुनाह है, इसको मत पकड़ो। लेकिन तब तक संजय दत्त सब कुछ कबूल कर चुका था। तभी संजय दत्त आता है और वो आके बोलता है कि मैंने ये सब कुछ किया है। अब सुनील दत्त के पैरों के नीचे ज़मीन घिसक चुकी थी कि ये कैसे कर सकता है। इवन संजय दत्त ने कोर्ट में भी जाके ये कन्फेस कर लिया। उसने कोर्ट में जाके ये कन्फेस किया और बोला कि मुझसे गलती हुई है, मैंने ऐसे ऐसे किया। अब कुछ लोग कहते हैं इसकी स्ट्रेटजी थी कि मैं अपने एक क्राइम को कन्फेस कर लूँगा कि मैंने ये प्राइवेट उसके लिए, डिफेंस के लिए रखा था, जबकि इसकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे थी। लेकिन कोर्ट ने इसको आर्म्स एक्ट में ही इनके खिलाफ जो केस बनाया, और बाद में 2 साल की सज़ा काटने के बाद अब संजय बाहर आ चुका था। संजय ने जब इसे बात करी तो संजय का बाहर आने के बाद संजय दत्त ने सोचा कि अपनी लाइफ को चेंज करूँगा और नशे से बाहर आऊँगा। तो इसकी लाइफ को चेंज, इसकी जो जो कहते हैं कि इसकी इमेज को सुधारने के लिए एक मूवी आई थी संजू। संजू मूवी में दिखाया गया, पूरी कहानी चेंज कर दी गई। ये दिखाया कि कैसे संजय दत्त के बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स थे, 300 से ज़्यादा अफेयर थे, और इसके मल्टीपल पार्टनर्स साथ इसके थे। इवन शादी के टाइम भी अपने दूसरी वाइफ के साथ था और अदर पार्टनर्स के साथ इसके रिलेशन चल रहे थे। संजय दत्त ने इतना ज़्यादा नशा करा, सब चीज़ इसमें दिखाई गई। लेकिन इसको इतना ज़्यादा वो किया गया कि गलती से इससे हुआ, फैमिली कुछ एनवायरनमेंट इस तरह का था, और बाद में बहुत बड़ा हीरो बन गया। और बाद में दिखाया कि संजय ने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। ये सब उसको झूठा फंसाया गया। एक इसकी एक छवि सुधारने के लिए था, ताकि ये फिल्म बनाई गई थी, ताकि सबको लगे कि संजय दत्त जो इसकी मूवी आई है, इससे लोगों के मन में ये भाव बैठ गया कि भाई संजय दत्त को झूठा फंसाया गया था इस केस में। वो वाकई में उसने सेल्फ डिफेंस में रखा था। संजय दत्त को बाहर आने के बाद शायद उसकी पीआर टीम ने सजेस्ट किया था कि उसको बचने के लिए इस तरह की मूवी बनानी चाहिए। इसी बीच में संजय दत्त की छोटा शकील एक गैंगस्टर था, उसके साथ एक उसमें एक उसकी जो फोन रिकॉर्डिंग भी उसमें सामने आती है, उसमें वो क्लियरली कह रहा है कि एक हीरोइन है करिश्मा कपूर, उसके बर्ताव के बारे में बता रहा है, करिश्मा कपूर ऐसे करते हैं, और गाली गलौज इनके बीच में चल रही है। आपस में बता रहा है कि करिश्मा कपूर ऐसी है, और वो बोलता है कि मैं उसको बाहर आके देख लूँगा। मतलब ये देखिए कि छोटा शकील जैसे गैंगस्टर के साथ संजय दत्त के लिंक थे, ये बात क्लियर हो चुकी थी। इवन एक सीन ये भी बताते हैं कि कोर्ट रूम में भी संजय दत्त पापा के पैर, अपने फादर के पैरों में पड़ जाता है और बोलता है कि फादर, पापा मुझे बचा लो, तो मैंने ये सब किया है। अब सुनील दत्त को पूरी तरह से पता चल चुका था उसने किया है ये सब, तो सुनील दत्त ने भी अपने पूरे पॉलिटिकल लिंक लगाए, और ये बताते हैं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल लिंक लगा के संजय दत्त को कैसे न कैसे छोटे अपराध में उसको सज़ा करवा के उसका कैरियर बचा लिया। लेकिन संजय दत्त जब तक बाहर आए तो तब तक सुनील दत्त तो इस दुनिया से जा चुके थे, और लेकिन सुनील दत्त के एफर्ट जो हैं उनके काम आए, और संजय दत्त 2 साल की जेल काटने के बाद अब अपनी फिल्मों में ध्यान दे रहे हो, अपना काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि संजय दत्त ने बाहर आके किस तरह की फिल्में करी और किस तरह का उन्होंने
जो आए, उनकी पीछे फिल्में जो थी, उनके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा उनसे, और संजय दत्त की रियल लाइफ थी, उनमें क्या एक जो था, उनके बीच में क्या कोलेब्रेशन बन रहा था। अब संजय दत्त की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने एक मूवी थी कि खलनायक। खलनायक मूवी में दिखाया गया कि इस तरह से एक जो क्रिमिनल था वो कैसे क्राइम की तरफ जाता है और बाद में उसमें धीरे धीरे चेंज आता है। लेकिन इसी तरह संजय दत्त का भी यही हिसाब था। संजय दत्त बाहर से तो ऐसा प्रिटेंड होता था कि बहुत बड़े स्टार फैमिली के हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक नशे का एक बहुत बड़ा एडिक्ट बन चुका था। साथ ही साथ इवन उसने उसका हथियारों के मैटर में और हवाला के मैटर में उसका नाम आ चुका था। संजय दत्त जहाँ असली ज़िंदगी में जहाँ एक डॉन का करेक्टर बन चुका था, उनका एक तरह से एक माफिया बन चुके थे, पूरे के पूरे बॉलीवुड में उनका नाम अब खराब हो चुका था, तो उनने उसी समय में एक मूवी की थी वास्तव। वास्तव में भी यही किरदार दिखाया है कि इस तरह से एक आदमी एक छोटी सी फैमिली से होता है और उसके बाद अपग्रूम करता है और वो गैंगस्टर बन जाता है। गैंगस्टर बनने के बाद पुलिस वालों की गोली से उसका बाद में वो खुद ही सुसाइड कर लेता है कि पुलिस जब उसको चारों तरफ से घेर लेती है। ये कहानी भी दिखाती है कि संजय दत्त की लाइफ बड़ी फंसी हुई थी। फिल्म और उसकी जो रियल लाइफ थी, दोनों की दोनों ही क्राइम की तरफ बढ़ रही थी। संजय दत्त के जो कहते हैं कि नशा करने के बाद कानों में यही आवाज़ गूंजती रहती थी, नायक नहीं हूँ खलनायक हूँ मैं। जहाँ रियल लाइफ में संजय दत्त एक आम आदमी था और बाद में एक माफिया डॉन बना, वहीं जेल के अंदर उसे एक कैदी नंबर मिला था 16,656। संजय दत्त ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ की बिताई जो जेल में, उसको बाहर आके सब लोगों से शेयर भी करा। हालांकि संजय दत्त की एक अच्छी चीज़ थी कि उसने बाहर आके हमेशा यूथ को एडवाइस किया। भले उनका कंडक्ट आज भी ऐसा है, आप उनको मीडिया में देखेंगे तो लगेगा कि वो नशा करके आते हैं, लेकिन हमेशा वो यूथ को एडवाइस करते हैं इस तरह की चीज़ ना करें। अब संजय दत्त का कैरेक्टर बड़ा ही सस्पिशियस है, क्योंकि वो जब मूवीज़ में रोल करते हैं तो बड़ा विलेन का रोल करते हैं। उनको पूरी मूवीज़ के अब रोल भी इस तरह के मिलते हैं कि विलेन वाले रोल मिलते हैं। संजय दत्त ने शायद इस चीज़ को मान लिया कि उनकी लाइफ अब विलेन वाले रोल में ही परफेक्ट है। एक मूवी की थी ना मुन्ना भाई, अपने फादर के साथ ने मूव करी, और मूवी में दिखाया गया था कि किस तरह से एक लड़का झूठ बोल के डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बन के कैसे गरीब लोगों की मदद करता है। यही बताया जाता है कि ये मूवी भी इनकी इमेज को अच्छा करने के लिए करी थी। इसके बाद संजय दत्त को काफ़ी नाम हुआ और इस मूवी के बाद संजय दत्त को काफ़ी रोल मिलने लगे थे, क्योंकि जो उनकी इमेज ख़राब हो चुकी थी उस मूवी को हिट कराया गया, और हिट कराने के बाद संजय दत्त को फिर से बॉलीवुड में इसकी वापस इनकी एंट्री कराई गई। लेकिन वो भूल नहीं पा रहे थे लोग एक खलनायक वाली इमेज जो बन चुकी थी, खलनायक में जो संजय दत्त की इमेज बनी थी, जो गाना लोगों के दिमाग में एक अभी भी घूमता है, नायक नहीं हूँ खलनायक हूँ मैं। लोगों ने थिएटर में बैठ के तालियां तो खूब बजाई थी, लेकिन वाकई में संजय दत्त की इमेज खलनायक वाली बन चुकी थी और उस इमेज को चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। अब संजय दत्त की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है और हमें यूथ को ऐसा क्या हमें सीखना चाहिए, कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए संजय दत्त की लाइफ से हमें सीख के। एक तो हमें सीख मिलती है कि जो पैसा और शोहरत होता है और जो ताकत होती है, अगर आपके पास आ रहा है उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको आपने उसके अंदर चले गया, आपके अंदर घमंड हो गया या आपने उसका मिस यूटिलाइजेशन किया, तो आपको संजय से हाल होगा। आपने एक बार गलत रास्ता पकड़ लिया तो उससे वापसी संभव नहीं है। आप कितनी बड़ी फैमिली के आदमी हैं, अगर आप कानून से ऊपर अपने आप को सोचने लग जाओगे, आप सोचो कि मैं नशा करूँगा या मैं गलत काम करूँगा या मैं हथियार भी रख लूँगा अपने पास इलीगल, या गलत इन्वॉल्वमेंट ले लूँगा, मेरे फादर ये हैं, मेरे फादर ये हैं, या फिर मेरी फैमिली मेम्बर ये हैं, वो मुझे बचा लेंगे, आपको समय आने पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। संजय दत्त की कहानी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज देती है कि हमें जो है अपने जो उनकी फादर की जो गुडविल मिली थी संजय दत्त को, उसका शायद फ़ायदा मिला, उसकी वजह से वो बच गए। लेकिन अगर इसी गुडविल का फ़ायदा यूज करके अगर वो चाहते तो अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते थे। एक बताते हैं कि इसी वजह से, इसी केस की वजह से उनने एक बार केस भी लड़ने की, कुछ इलेक्शन लड़ने की भी कही, लेकिन उनके ऊपर जब ये सज़ा हो चुकी थी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद उनकी सिस्टर प्रिया दत्त को ही इलेक्शन में हर बार उतारा जाता है और हर बार वो एमपी बनती है। तो एक केस की वजह से, एक गलत जो उनका जो था फैसला, एक
लाइफ में नशा करने की वजह से क्राइम में गए और क्राइम करने की वजह से उनके ऊपर केस लगा और उनका जो एक सपना था फादर की तरह एक बड़ा पॉलिटिशियन बनने का, वो सपना सपना ही रह गया और वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाए। तो सोचिए कि एक छोटी सी हमारे यूथ, हमें लगता है यंग एज में लगता है कि ये छोटी सी चीज़ है, हमसे गलती हो गई, शायद हम इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने गलती कर दी तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको रिवर्स हम कर ही नहीं पाते। तो संजय दत्त की भी लाइफ ऐसी ही थी जिससे उसके उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने उससे रिफॉर्मेशन करके अब बताते हैं कि नशा काफ़ी कम कर दिया, जो ड्रग्स वगैरह लेना बंद कर दिया। अब वो ड्रिंक करके ही दिखते हैं कि जो मीडिया में दिखते हैं, बाकी नशे वगैरह की उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि अगर आप कितना भी गलत हैं, अगर 19 एज में आके उन्होंने दोबारा शादी कर ली और नए बच्चों के साथ अब उनके बच्चे हो गए हैं और साथ ही साथ वाइफ जो उनकी है अब उसके साथ वो सेटल्ड हो गए हैं, तो हमें ये भी इससे सीख मिलती है कि आदमी कितना भी गलत राह पे चल जाए, अगर वो सोच ले कि मुझे वापसी वहाँ से करनी है और मुझे सही लाइफ में अगर चलना है तो वापसी वहाँ पे कर सकता है। साथ ही साथ हमें ये भी सबक मिलता है कि आप क्राइम की दुनिया में कितना भी चले जाएं, लेकिन अगर सबसे अच्छी लाइफ एक फैमिली के साथ एक लाइफ बिताते हैं। क्राइम जो करता है, क्रिमिनल करता है, उसकी लाइफ फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं होती, वो फैमिली लाइफ पूरी तरह ख़त्म कर देता है और क्राइम की लाइफ भी बहुत छोटी होती है। संजय दत्त की लाइफ से हमें यही सीख मिलती है। तो एक हमें ये भी मैं कहूँगा कि संजय दत्त के अंदर कमी रही, या फिर ये भी इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हमें अगर किसी चीज़ का डर है, अगर हमें लगता है कि हमारी लाइफ को थ्रेट है या फैमिली को थ्रेट है, तो हमें कानूनी वे लेना चाहिए। अगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी पहुँच है तो मैं अपने रूट से, अपने तरीके से मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लूँगा। संजय दत्त ने भी यही किया, उसने गैंगस्टर से लिंक यूज़ करके उनसे बंदूकें ली। कुछ कहते हैं कि इनका रोल था दंगों में कुछ 1993 के ब्लास्ट में, लेकिन इनका कहना था कि मैंने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर, लेकिन अगर इन्होंने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भी किया वो भी गलत था। तो अगर कोई इस तरह की घटना हो तो सबसे पहले आपको पुलिस की और कानून की मदद लेनी चाहिए, बजाय कि गलत राह पे चलने की वजह से। इसी गलत राह पे चलने की वजह से संजय दत्त का पूरा करियर, जो फिल्मी करियर था और जो पॉलिटिकल करियर था, वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। इंसान की एक गलती उसके पूरे परिवार की इज्जत और करियर पूरा बर्बाद करती है। संजय दत्त की एक इमेज पूरी फैमिली की ख़राब होगी। हालांकि उनकी पीआर टीम बहुत अच्छी थी और जो उनके फैमिली को एडवाइस करने वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने एक मूवी मेकिंग करके और बाकी एक्ट के थ्रू संजय दत्त की इमेज काफ़ी कुछ बचा ली। और उनकी प्रिया दत्त, उनकी जो सिस्टर है, अब भी एमपी के इलेक्शन लड़के अच्छे से उन्होंने वेल सेटल्ड उनकी एक इमेज बना ली है, वापस से फादर की इमेज बना ली और उनकी प्रेस्टीज को उन्होंने बता दिया। अब संजय दत्त खुद एक दोषी थे या पीड़ित थे, ये तो फैसला अब समय पर छोड़ सकते हैं हम। अब हम कह सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं कि एक आदमी जो फिल्मों में जो अपने आप को खलनायक दिखाता था, वो रियल लाइफ में भी एक खलनायक वाले रोल में निकल के आया, लेकिन बाद में अपने अंदर उसने चेंजेस लाए और अपनी लाइफ को सही किया। तो आज की कहानी संजय दत्त की थी। आपको क्या लगता है कि संजय दत्त वाकई में एक जो उन्होंने क्राइम किया था या फिर वो एक विक्टिम थे? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी, संजय दत्त की लाइफ से हमें क्या सीख मिली और युवाओं को इससे सीख लेके आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यही आज की कहानी थी संजय दत्त की, जो एक बॉलीवुड स्टार की थी। कैसे उसकी जर्नी एक बड़े परिवार में शुरू हुई, कैसे उसने लाइफ का प्रूव किया और कैसे लेकिन वो नशे में पड़ गया और कैसे वो जेल में गया और जेल में से आने के बाद उसने वापसी अपने जीवन में करी। ये कहानी संजय दत्त की थी। तो आपकी कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक लास्ट में कहना चाहूँगा कि इन वीडियोज़ को बनाने का, संजय दत्त की लाइफ को अगर मैंने इसमें बताया, कि क्राइम का पार्ट बताया है, तो इसको बताने का कहीं भी इसका यूथ को मिसगाइड करने का या क्राइम की तरफ ले जाने का नहीं है हमारा इरादा। हमारा इरादा बस इतना है कि यूथ जाने कि आखिर क्राइम कैसे जनरेट होता है। संजय दत्त ने क्राइम किया तो उनका आखिर जेल हुआ, तो यूथ को एक मैसेज इसी जाता है कि अगर आप गलत काम करेंगे, आप कितना भी कैसा आप जेल में जाएंगे। तो हमारा कहीं भी इसका इरादा कहीं भी क्राइम को इसमें इंस्टिगेट करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैलाना है। बस यही हमारा मैसेज था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी किसी और पर्सनैलिटी पर हम ऐसा कोई वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए भारत गौरव पर। धन्यवाद।